बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि कल नीतीश कैबिनेट की चली बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध का प्रस्ताव पास। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों की शर्मनाक करतूत, छात्रा से की गई है छेड़खानी। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला, कहा अगर नहीं है 9वीं फेल तो फिर कैमरे पर बोल दें किस यूनिवर्सिटी से की है पीएचडी। बिहार में अज्ञात बीमारी की चपेट में 300 लोग, डब्ल्यूएचओ की टीम पहुंची प्रभावित गांव, तेजस्वी के विभाग में मचा हड़कंप। गरीब एवं बेघरों को 2.5 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार, जाने किन योजनाओं में खर्च होगा पैसा, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार, इस्तीफा देकर के करवाएं इलाज, सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। सरकार अधिसूचना जारी करके नौकरी और नामांकन में आरक्षण को जल्द करें लागू, आरक्षण लागू होने पर बोले वित्त मंत्री। थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रहे हैं, जनरल डायर टाइप गोली मार दीजिए, जहरीली शराब पर बोले जीतन राम मांझी। 2 लड़कियों ने घर बुलाया, कपड़े उतारे, वीडियो बनाया और मांग रही है अब 50 लाख रुपए, बिहार के पूर्व मंत्री का बड़ा खुलासा। 10वीं पास युवाओं के लिए खाद बीज व्यापार शुरू करने का नया रास्ता, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। कभी नीतीश लालू ने बुलंद किया था 100 में से 60 का नारा, अब आरक्षण का दायरा 75% तक पहुंचाया। हड़ताल पर गए डॉक्टरों पर नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, नहीं मिलेगी इतने दिनों की सैलरी। बिहार में फिर जाति का सियासी खेल शुरू, 75% आरक्षण के लागू होते ही लाल पीले हुए मांझी, सीएम नीतीश से कर दिए डिमांड। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़े स्तर से मिलेगा महंगाई भत्ता, बकाया राशि का भी होगा भुगतान। सीएम नीतीश कुमार ने मंदिरों और कब्रिस्तानों को लेकर के दिए गए बड़े कड़े आदेश, के पाठक के विभाग पर हुई सख्त। यूपीआई से एक दिन में कितना कर सकते हैं लेन देन, जाने डेली ट्रांजैक्शन लिमिट। बिहार सरकार देगी 10 लाख रुपए, करे मशरूम की खेती, कैसे उठाएं लाभ, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। के पाठक का इन स्कूलों को नया निर्देश, इस तारीख से पढ़ाई में कमजोर बच्चों की लगेगी एक्स्ट्रा क्लास। बीमारी में खर्च की टेंशन खत्म, अब 5 लाख तक की इलाज की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार, बस करना होगा ये काम। नहीं संभल रहा बिहार तो इस्तीफा दे देना चाहिए, एमएलए ऋषि सिंह की मुख्यमंत्री को सलाह। सहारा निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार के फैसले पर लोगों को मिलेगा पैसा। नीतीश कुमार पर तल्ख हुई बीजेपी, पीएम मोदी ने 15 दिनों में 2 बार बोला हमला, जाने क्या है रणनीति, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। मोदी सरकार ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा, बोले पूर्व सांसद, आम आदमी के भावनात्मक लगाव से जुड़ा हुआ है क्रिकेट। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इलाज करवाने की नसीहत के साथ ही इस्तीफे की डिमांड की है। जहां सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। जिस तरह से अपराधियों द्वारा अपराध की घटनाओं का दौर जारी है, कहीं न कहीं इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। हम लोग शुरू से कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है, निश्चित तौर पर उन्हें
आराम करनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, इससे लग रहा है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बने हुए हैं, ये कहना है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, उनकी पार्टी के लोग, और फिर वे शुरू से ही सलाह दे रहे हैं कि बीमार आदमी का इलाज होना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले इस्तीफा देकर के अपना इलाज करवाएं, उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। फिलहाल बिहार की स्थिति और फिर बद से बदतर होती चली जा रही है। इसके जिम्मेदार को अगर कोई है तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह कहना है सम्राट चौधरी का। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता वीरसिंह पटेल ने ईओयू में शिकायत दर्ज कराई है कि 2 लड़कियां उन्हें अपने घर में बुला करके ले गई और कपड़े उतारने लगी। इसके बाद व्हाट्सएप पर एडिटेड अश्लील फोटो भेज करके 50 लाख रुपए की मांग कर रही है। आपको बता दें कि पटना के कदमकुआं क्षेत्र में रहने वाले पूर्व मंत्री वीरसिंह पटेल ने कहा है कि फोन करने वाले उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो फिर फोटो वीडियो वायरल करके राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर देंगे। इसके बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू में पहुंचे और अश्लील फोटो भेज करके 50 लाख मांगने और फिर धमकी देने का केस दर्ज कराया है। मामला दर्ज करने के बाद ईओयू जांच में जुट गई है। ईओयू पहुंचे मंत्री ने लिखित शिकायत में बताया है कि करीब 2 महीने पहले एक महिला कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित उनके घर पर मिलने के लिए आई और फिर मेरे स्टाफ से कहा कि मुझे मंत्री जी से मिलना है। मना करने पर जिद करने लगी तो स्टाफ ने मुलाकात करा दी। इसके बाद महिला ने कहा कि उन्हें एमएलए बनना है। मैंने कहा कि ये काम इतना आसान नहीं है, पार्टी कार्यालय आकर के सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, इसके बाद लोगों के बीच जाकर के काम कीजिए। पूर्व मंत्री ने बताया है कि एक दिन वह हज कार्यालय के पास से जा रही थी तो फिर महिला मिल गई। फिर उसने कहा कि मेरा घर पास में ही है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चले आइए। आग्रह करने पर मैं घर पहुंचा। वहां मैंने पूछा है कि आपके पति कहाँ हैं, तो फिर महिला ने काम पर जाने की बात कही है। इस दौरान वहां 2 लड़कियां भी मौजूद थी। जब महिला कुछ लाने के लिए किचन में चले गई तो फिर दोनों लड़कियां कपड़े उतारने लगी। फिर मैंने डांटा तो फिर सहम गई। उसके बाद मैं वहां से बाहर चला आया। दोस्तों बात करेंगे कि जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रसाद किशोर ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा उन पर दिए गए अपमानजनक बयान पर बुधवार को जवाब देते हुए कहा कि लालू जी के बेटे, उनकी बेटी, उनकी नाती, उनके घर पर काम करने वाले लोगों पर अगर मैं बयान देने लग जाऊं तो फिर तब हो गया। मेरे ऊपर जिसको जो बयान देना है वो दें। मैंने जो बात कही है उसे रोज दोहरा रहा हूँ। आज भी कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी है या फिर मूर्ख है। मैंने बस ये कहा है कि उनकी पहचान बस इतनी ही कि वे लालू यादव के लड़के हैं। मैंने कहा है कि वे 9वीं फेल हैं। अगर वे नहीं हैं तो फिर कैमरे के सामने ला करके बोल दें कि PhD किए हुए हैं। मैंने उनके क्रिकेट करियर की भी बात कही थी। पत्रकारों से मैंने भी कहा कि उनकी पहचान बस इतनी ही कि वे लालू यादव के लड़के हैं। तेजस्वी यादव ने पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अगर पराक्रम किया तो फिर बता दें, उसको हम लोग सीख करके नोट कर लेंगे। प्रसाद किशोर ने मधुबनी के झंझारपुर में पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा कि वे लोग खुद उछल रहे हैं कि मैंने उनको अज्ञानी कहा है। मैंने तो बस जनता के सामने फैक्ट रखा है। जब मेरे बाबूजी डॉक्टर थे तो फिर मैं हर रोज कह रहा हूँ कि मेरे बाबूजी डॉक्टर थे और मेरे पिताजी बैलगाड़ी चलाते थे। जब उसी तरीके से अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो फिर आपको बताया जाएगा कि आपके बाबूजी मुख्यमंत्री थे। यही कारण है कि आप उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर मैं गलत हूँ तो फिर वे खंडन करवा दे, जब वो बता दे कि मैं झूठ फैला रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में अपराधियों के अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जब बिहार के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन अपराधी अपने काले कारनामे को अंजाम नहीं देता हो। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के वैशाली से निकल करके सामने आया है, जहां सुबह सवेरे बदमाशों ने पेट्रोल पंप की लूट की घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के वैशाली में अपराधी ने सुबह आंख खुलते ही पेट्रोल पंप लूट लिए। ये घटना हाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग के महुआ थाना क्षेत्र के फुलवड़िया का बताया जा रहा है। अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बिहार के गरीब एवं बेघर परिवारों के लिए
विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। यह जाति गणना के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों के आधार पर राज्य में गरीब एवं बेघर परिवारों की पहचान की गई है। यह नीतीश सरकार इन परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि अगले 5 सालों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए इन योजनाओं के खर्च किए जाएंगे। ये राशि किस्तों में अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद जारी बयान में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर SC, ST, EBC, OBC का आरक्षण बढ़ाकर के 65% कर दिया गया है। EWS कैटेगरी का 10% आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। इसी तरीके से राज्य में कुल आरक्षण 75% हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना के मुताबिक सभी वर्गों को मिलाकर के बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार इन सभी परिवार की एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपए देगी। ये राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। जातिगत सर्वे में पाया गया है कि 63,850 परिवार के पास घर और जमीन नहीं है। ऐसे लोगों को जमीन खरीदने के लिए नीतीश सरकार 1 लाख रुपए की राशि देगी। जब पहले ये सीमा 60,000 रुपए थी। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए अलग से 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रहकर के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन्हें पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए हर परिवार को 1,20,000 रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि घर बनाने में उन्हें मदद मिल सके। साथ ही सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार की सहायता के लिए अब 1 लाख रुपए की बजाय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए की खर्च होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया में करीब 300 लोग अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गए हैं। जहाँ ग्रामीण इलाके में इसे लंगड़ा बुखार कहा जा रहा है। एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के इस बीमारी से प्रभावित होने की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जहाँ सिविल सर्जन के नेतृत्व में मेडिकल टीम गांव में कैंप कर रही है और बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। WHO की टीम भी मानपुर के पटवाटोली गांव पहुंची है और फिर छानबीन में जुट गई है। दरअसल मानपुर पटवाटोली गांव में पिछले कुछ दिनों से करीब 300 से अधिक लोग अज्ञात बीमारी की चपेट में हैं। इस बीमारी में लोगों को बुखार आता है और फिर महीनों तक जोरों में दर्द रहता है। सिविल सर्जन रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम गांव में कैंप कर रही है। जिले में इस बीमारी की शिकायतें लगातार मिल रही है। हालांकि फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। गांव में कैंप कर रहे मेडिकल टीम ने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह दी है। यह टीम का मानना है कि इसमें चिकनगुनिया और फिर डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। यह 300 लोगों की बीमार होने की खबर मिलने के बाद WHO की टीम भी पटवाटोली गाँव पहुंची, जहाँ और फिर जानकारी जुटा रही है। सिविल सर्जन रंजन कुमार सिंह ने बताया है कि सैकड़ों लोगों की बीमार होने की बात सामने आने के बाद WHO की टीम पहुंची है। जब फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और फिर बीमार लोगों की संख्या कम होने लगी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खादी वर्दी एक बार फिर से दागदार हुई है। राजधानी पटना में पुलिसकर्मियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। शराब के नशे में धूत दानापुर थाना के डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी की है। जब पुलिसकर्मियों के इस शर्मनाक करतूत का पता जैसा ही स्थानीय लोगों को लगा तो फिर वे आक्रोशित हो उठे। गुस्साई भीड़ ने सुल्तानपुर चौकी का घेराव कर दिया। गुस्साई भीड़ ने आरोपित ASI शेष सिंह के साथ हाथापाई की। जब लोगों की मांग है कि छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जैसे कि आपको पता है कि डायल 112 में जो पुलिसकर्मी रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि कहीं भी किसी के भी ऊपर मुसीबत आ जाए तो वो तुरंत जा करके उसका हेल्प कर सके। जी हाँ, जैसे कि अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो, कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं किसी के साथ लूटपाट कोई घटना हो, तो इसको लेकर के डायल 112 को लोग कॉल करते हैं और डायल 112 के पुलिसकर्मी वहां जा करके उस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन अगर डायल 112 के पुलिसकर्मी ही इस तरीके का कारनामा करेंगे तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। दोस्तों, बात करेंगे कि हर तरफ बिहार की जीविका दीदियों की अक्सर ही चर्चा रहती है। जहां आखिर ये जीविका क्या है जिसको लेकर के नीतीश सरकार हमेशा बखान करती रहती है। यही नहीं, केंद्र भी इसकी सराहना करने से नहीं चूकता है। जहाँ कहते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजना भी चलाई जा रही है। बिहार सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आधी आबादी को लेकर के सरकार समर्पित दिखाई पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जीविका क्या है, तो आपको बता दूं कि आप अक्सर ही जीविका दीदी का नाम सुनते होंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये जीविका क्या है।
अच्छा, अभी हम आपको बताएंगे कि जिस जीविका की चर्चा नीतीश कुमार से लेकर के केंद्र सरकार तक करती है, वह कैसे महिलाओं को सक्षम बना रही है या कैसे ये बिहार में रोजगार का जरिया बन गई है। सरकार किस तरह से इस जीविका को आगे बढ़ाने लगी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने इसको लेकर के बैठक की है, जिसमें कहा गया है कि अब तक 1,30,00,000 जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी है। अब 1,50,00,000 जीविका दीदियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, शहरों में भी अब स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, तो आपको बता दें कि साल 2006 से 7 में नीतीश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था। इसमें जीविका के माध्यम से 10 से 12 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके खाते खुलवाए जाते हैं। उस ग्रुप की प्रत्येक महिला के द्वारा हर महीने एक तय रकम खाते में जमा करवाया जाता है, जो बहुत ही छोटी रकम होती है। इस समूह से यानी कि इस ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं अगर लोन लेना चाहे तो फिर वह 30,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। जैसे इसमें कम ब्याज भी चुकाना पड़ता है। जीविका दीदी अस्पताल और फिर विद्यालय के लिए भोजन बनाने के साथ साथ किसानों से फसल की खरीदारी से लेकर के मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन को भी बढ़ावा देती है। इस तरह से जीविका दीदी काम करती है। दोस्तों, बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने खाद्य बीज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव करके रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है। जब अब 10वीं पास युवाओं को भी खाद्य बीज का व्यापार करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए सरकार ने 15 दिन का पाठ्यक्रम बनाया है, जिसे पूरा करने के बाद युवा खाद्य बीज की दुकान खोल सकेंगे। कृषि में स्नातक युवाओं के साथ साथ 10वीं पास युवाओं को भी इस पहल से खाद्य बीज व्यवसाय में प्रवेश का अवसर मिलेगा। यह कदम बिना किसी बड़ी चुनौती के युवाओं को रोजगार के अवसर देगा। खाद्य बीज क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई सुविधा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम साबित हो सकती है और फिर कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर सकती है। अब खाद्य बीज व्यापार में कम निवेश करके अधिक पैसा कमाने का तरीका बदल गया है। अब खाद्य बीज व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। उस दिन बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने क्रिकेट को भी स्वतंत्र रहने नहीं दिया है। क्रिकेट आम आदमी की भावनात्मक लगाव से जुड़ा हुआ है, उसे भी उन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं रहने दिया है। ये बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही है। जब पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हुई हार पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि भारत को पहले से ये पता था कि कौन सा पिच सही है और कौन सा पिच नहीं है। इसके बावजूद भी गुजरात में मार्केटिंग करने के लिए अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ऐसा मिशन 2024 को लेकर के किया गया। पीएम मोदी की राजनीति के लिए क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया गया। ऐसा करके मोदी ने सही नहीं किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि सबको पहले से पता था कि हाफ टाइम के बाद ना तो बॉल स्विंग करेगा और ना ही फास्ट बॉलर काम कर पाएगा। इसके बाद भी मोदी सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लेकर के गुजरात में इस खेल का आयोजन करवाया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया ये समझते पड़े हैं। नरेंद्र मोदी धीरे धीरे हर संस्थान को ध्वस्त करते जा रहे हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि बिहार में नीतीश सरकार अच्छा काम कर रही है। जैसे 75% आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, तो 75% आरक्षण की बात को हम कम भुना पाए, लेकिन हमारी जगह बीजेपी रहती तो फिर ज़्यादा भुना लेते। उनका मार्केटिंग ज़्यादा होता है। जो लोग 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कह रहे थे, वे 10 साल में 10 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए। वहीं हम लोगों ने बिहार में 1.25 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। लगातार हम बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग करते हैं। बिहार को विशेष पैकेज चाहिए। ठीक उसी तरीके से कोसी सीमांचल को विशेष इकोनॉमिकल जोन की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो बाढ़ की स्थिति है, जो हालात फरक्का डैम का है, बीरपुर स्थित कोसी बैरेज का है, यहाँ हाई डैम की बात जो हो रही है, ये कोई भी नया तो नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ना कभी हाई डैम की बात करती है और ना ही विशेष पैकेज की बात करती है। पप्पू यादव ने कहा कि यदि बिहार की तरक्की की बात हो तो फिर किसी भी कीमत पर विशेष पैकेज चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियों को चालू करना चाहिए। इस इलाके के विकास के लिए व्यापक पैमाने पर काम
करना होगा। इसके लिए आगामी 2 तारीख को सुपौल अररिया के लिए सुपौल स्थित गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं। यदि बिहार को विशेष पैकेज चाहिए तो फिर उसके लिए विशेष स्पेशल स्टेटस भी चाहिए, बाढ़ से मुक्ति भी चाहिए और फिर हर कीमत पर हाई डैम की बात होनी चाहिए। जब सबसे ज़्यादा गरीबी अशिक्षा कोसी सीमांचल के लोगों में ही है, जहाँ बात आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की है तो फिर निश्चित रूप से हम अपने पार्टी के दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। जिसको हमसे गठबंधन करना होगा करेगा। किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सवाल पर पप्पू यादव ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा है कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल या फिर मधेपुरा मेरे लिए ये मैटर नहीं है, लेकिन पूर्णिया को और इस इलाके को पप्पू यादव की आवश्यकता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी तल्ख रवैया अपना रही है। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर आए हैं, जब 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 15 दिनों में दूसरी बार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पीएम मोदी अपनी रैलियों में सीएम नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर हमला बोल रहे हैं। जब अब जेडीयू ने भी मणिपुर एवं सावरकर को मुद्दा बना करके उन पर पलटवार कर दिया है। जब आमतौर पर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोलने से बचते रहे थे, जब भले ही बीजेपी के अन्य नेता उन पर हमलावर हुए हैं, मगर अब 2024 के लोकसभा चुनाव की स्थिति से ये साफ है कि आगामी चुनाव में मोदी और नीतीश के बीच दरार बढ़ने के संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इंडिया के एक मुख्यमंत्री ने एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो एक दलित परिवार से हैं। उन्हें उनका अपमान करने में आनंद आता है, वहीं कांग्रेस भी उसे गलत नहीं बता रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया गुट के नेता ने जनसंख्या नियंत्रण पर टिप्पणी करते हुए शर्मनाक बयान दिया। इससे पूरी दुनिया के सामने भारत का अपमान हुआ है। दोस्तों सहारा इंडिया के मुखिया सुब्रत राय के निधन के बाद निवेशकों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कंपनी में लाखों लोगों का पैसा रुका हुआ है। सबसे पहले लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि अब उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सहारा सेबी रिफंड खाते में दावा रहित फंड को कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है। जहाँ वही इस मामले को सरकार की ओर से कानूनी सलाह भी ली जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में यदि किसी निवेशकों की ओर से फंड को लेकर के दावा किया जाए तो फिर उसको पैसे वापस लौटाया जा सके। आपको बता दें कि सहारा ग्रुप से करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की वसूली की गई थी और फिर इसके बाद मार्च तक लगभग 138 करोड़ रुपए ही लोगों को वापस किए गए थे। बचा हुआ पैसा सरकारी बैंक में जमा किया गया था। जहां वहीं साल 2012 में सेबी के उस फैसले को सही ठहराते हुए कोर्ट ने सभी निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने बाकी का फंड सरकार के पास जमा करने की बात कही थी। दोस्तों पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शराबबंदी से जान जाने के मामले पर सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की जान जाने पर यह साबित होता है कि राज्य सरकार पूर्ण मद निषेध की नीति लागू करने में पूरी तरीके से फेल है। जब छठ पर्व पर हुई इस त्रासदी के बाद सरकार को अब मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि देने में पहले की तरह हिला हवाला नहीं करनी चाहिए और दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर साल जहरीली शराब से लोगों की जान जाने का मामला सामने आता है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार शराब नीति की समीक्षा न करने पर अड़े हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन एक तरफ शराब माफिया की मदद करके अकुत कमाई कर रहा है और फिर दूसरी ओर जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। दोस्तों बिहार में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद आरक्षण संशोधित अधिनियम लागू हो गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों और फिर तमाम शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के नए मानक लागू हो गए हैं। लेकिन आरक्षण दायरा बढ़ाने की मांग काफ़ी पुरानी है। जब कभी नीतीश कुमार और फिर लालू प्रसाद ने पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण का नारा बुलंद किया था, अब ये उनके ही समय में हकीकत बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर के 75% कर दिया है। इसमें 65% पिछड़ों, अति पिछड़ों, SC ST के लिए है। आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में पिछड़ी जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारा दिया था। तन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव सोवे साठ। करीब 6 दशक बाद यानी कि 60 साल बाद ये विचार जमीन पर उतरा है। इसे अमली जमा पहनाने के लिए नीतीश कुमार ने पहले जाति सर्वे करवाया और फिर सभी जातियों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी एकत्रित की। इसमें पिछड़ी जातियों का पिछड़ापन सामने आया है। इसी का परिणाम है कि आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी के रूप में हुई है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ यानी कि भासा के आह्वान पर डॉक्टरों का एक दिन के कार्य बहिष्कार को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने हड़ताली डॉक्टरों पर नो वर्क नो पे लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हड़ताली डॉक्टरों को एक दिन का वेतन नहीं देने का भी निर्णय लिया गया है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से एक लेटर भी दिया गया है। दरअसल पूर्णिया में सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान पर हुए हमले के खिलाफ आईएमए के आह्वान पर राज्य भर में मंगलवार को एक दिन के हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद अब इसको लेकर के विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रत्यय अमृत की ओर से सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अधीक्षक और सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजा गया है, जिसके तहत विभाग ने हड़ताली डॉक्टरों पर नो वर्क नो पे लागू करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि हड़ताली डॉक्टरों को एक दिन का वेतन नहीं देने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने आईएमए के समर्थन में कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी। इस निर्णय को लेकर लेने से पहले भासा ने सरकार को समुचित रूप से इसे संज्ञान में नहीं लिया है, इसलिए भासा का ये निर्णय पूरी तरीके से अवैध है। इसके आलोक में कार्य बहिष्कार को अवैध घोषित करते हुए नो वर्क नो पे लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार के आरक्षण से जुड़े हुए 2 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जाति की आबादी के अनुरूप मंत्रिमंडल के गठन की मांग की है। जीतन राम मांझी ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि बिहार में आरक्षण बढ़ाने के बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है कि आज ही सीएम नीतीश कुमार वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके जाति की आबादी के अनुसार नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी भी मिलेगी। सभी जातियों को सरकार की जिम्मेदारी मिलेगी। राज्य के सेवाओं और शिक्षण संस्थानों के दाखिले में 75% आरक्षण बिल पर राज्य भवन की सहमति का राष्ट्रीय जनता दल ने स्वागत किया है। जब पार्टी नेताओं ने मंगलवार को बयान जारी करके कहा कि सरकार के इस निर्णय से विकास की धारा में पिछड़े समुदाय को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में सफलता मिलेगा। आरक्षण बिल पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गंगन और फिर शक्ति सिंह ने बयान जारी करके कहा है कि इस ऐतिहासिक पहल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बधाई के पात्र हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का जो वादा किया था वह आज साकार हो गया है। इसी प्रकार 10 लाख नौकरी देने सहित उनके द्वारा किए गए अन्य वादों को पूरा करने की दिशा में भी बिहार की गठबंधन सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सार्थक पहल की जा रही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके लिए 1 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 17 दिसंबर को राज्य के अलग अलग यानी कि बिहार के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित होगी। ये परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्टों में होगी। यह पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। वहीं इस एग्जाम में शामिल होने के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा 1 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप www.bpssc.bis.nrc.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार के सिविल विमानन निदेशालय के वायुयान संगठन के निदेशक संचालन सह मुख्य विमान संचालक पद पिछले कुछ सालों से खाली है। जहाँ स्थिति यह है कि इस पद के लिए सरकार ने वेतनमान बढ़ाकर के 5,50,000 मासिक कर दिया है। इसमें निदेशक संचालन सह मुख्य विमान संचालकों को परिश्रमिक के रूप में 2.5 लाख प्रति माह के अलावा 2,75,000 प्रति माह विशेष भत्ता और 2500 रुपये प्रति घंटा की दर से न्यूनतम 25,000 विशेष उड़ान भत्ता अर्थात कुल मिलाकर के 5,05,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है। जब कैबिनेट ने नवंबर 2022 में इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके बावजूद भी अब इस पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित करके उसका इंटरव्यू भी नहीं निकाला गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को 2 टूक आदेश दिया है और कहा कि हर हाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रखें, कानून का शासन कायम रखें, गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह आदेश मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उसकी सरकार ने समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम किया है। मंदिर परिसर और कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई है। उन्होंने कहा बचे हुए मंदिरों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी जल्द कराएं।
जब भवनों के निर्माण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई आइकॉनिक भवन बनाए गए हैं, कई नए सरकारी भवन बने हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी का रखरखाव ठीक ढंग से होना चाहिए। जब बेहतर पथों के निर्माण के साथ साथ उनका रखरखाव भी जरूरी है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपर मुख्य सचिव के पाठक के विभाग का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में पठन पाठन ठीक ढंग से कराएं, अभिभावकों को प्रेरित करें कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे देश में यूपीआई पेमेंट ऐप से किसी की पैसे ट्रांसफर करना आम बात है। इसका इस्तेमाल काफी तेजी के साथ बढ़ा है। यूपीआई ऐप्स में सबसे ज्यादा यूज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अमेजन पे का हो रहा है। इन पेमेंट प्लेटफॉर्म से यूजर्स दूसरे यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अच्छी बात यह है कि इन पेमेंट ऐप से किसी को पेमेंट करने का कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन कई बार लिमिट क्रॉस होने के कारण पेमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और फिर अमेजन पे की डेली लिमिट कितनी है। तो आपको बता दूं कि एनपीसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार यूपीआई से एक दिन में एक निश्चित अमाउंट ही भेजा या फिर रिसीव कर सकते हैं। एक बार में कितना पैसा यूपीआई कर सकते हैं, ये सवाल है। आपको बता दूं कि ये बैंक और हर ऐप पर निर्भर करता है, इसलिए हर पेमेंट ऐप की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट अलग अलग तय है। एनपीसीआई की गाइडलाइन के मुताबिक पेटीएम से एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपए तक के पैसों का लेन देन आप कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन कितनी बार करना है, इसे लेकर के पेटीएम ने किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया है। वहीं गूगल पे पर लेन देन की लिमिट के बारे में अगर बात किया जाए तो गूगल पे ने भी अपने यूजर्स से एक दिन में अधिकतम ट्रांजैक्शन की लिमिट 10 रखी गई है, जहां ऐप यूजर्स को इस ऐप से दिन भर में सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जहां एक दिन में इस ऐप से 1 लाख रुपए तक की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं पर फोन पे के बारे में अगर बात किया जाए तो फोन पे ने भी अपने यूजर्स को यूपीआई से एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपए तक लिमिट तय रखी है, जहां इस ऐप के जरिए एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 या फिर 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हर घंटे ट्रांजैक्शन की कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है। वहीं पर अमेजन पे के बारे में अगर बात किया जाए तो अमेजन पे ने भी यूपीआई से एक दिन की अधिकतम लिमिट 1 लाख रुपए तय की गई है, जहां हर दिन ट्रांजैक्शन की लिमिट अमेजन पे पर 20 रखी गई है। शुरुआती 24 घंटों में सिर्फ 5,000 रुपये ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर वे नॉर्मल जितना ट्रांजैक्शन रखी गई है, लिमिट रखी गई है, उस हिसाब से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मशरूम की खेती के लिए बिहार सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत मशरूम की खेती करने पर सरकार के द्वारा 50% यानी कि 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य में यानी कि बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार मशरूम की खेती पर जोर दे रही है। इससे राज्य की यानी कि बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और किसान अपनी खेती को एक बिजनेस के रूप में देख सकेंगे और फिर इससे अच्छी खासी कमाई भी होगी। दरअसल सरकार मशरूम की खेती के लिए 20 लाख इकाई लागत तय की गई है। यानी कि अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के लिए 20 लाख रुपए रखी गई है। इस पर 50% यानी कि 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। आप वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों और फिर जरूरतमंदों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। इस योजना के तहत पात्र लोगों को फ्री और फिर अनिवार्य रूप से निर्धारित और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। जिसमें आपकी चिकित्सा खर्चाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि आप आर्थिक बोझ के बिना सही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक आधार के धारकों को एक आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाता है, जिससे वे 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं, नवजात शिक्षकों और फिर विशेष आधार वाले लोगों को भी विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना का तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। साथ ही कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ड्राइव चला करके लोगों को इससे जोड़ रही है। अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल फोन की मदद से झट से ही आयुष्मान कार्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए अस्पताल में कई स्थानों पर QR कोड भी लगाया गया है। सरकार ने लाभुकों
लोगों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोड शुरू किया है। इसमें लाभार्थियों के पास वेरिफिकेशन के लिए OTP, आइरिस और फिर फिंगरप्रिंट और फेस आधारित वेरिफिकेशन विकल्प है। इस पर रजिस्ट्रेशन घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। यह कार्ड बनाने के लिए आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आवास, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों के होना जरूरी है। इसके बाद सरकार के द्वारा आपके द्वारा भेजा गया रिक्वेस्ट वेरीफाई किया जाएगा, इसके बाद आपका आधार कार्ड बना दिया जाएगा। इस योजना में अच्छी बात यह है कि आयुष्मान कार्ड के लिए रिक्वेस्ट वेरीफाई होने के बाद आपके परिवार के हर सदस्य को 5-5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। जहां इलाज में परेशानी होने पर हर राज्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा 2025 को देखते हुए दलित वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश की पार्टी JDU ने 26 नवंबर को भीम संवाद का आयोजन किया है। इसमें लाखों लोगों का महाजुटान होगा। इसी लक्ष्य के साथ जोरदार तैयारी चल रही है। ऐसे में इसे सफल बनाने को लेकर के मंगलवार को भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर हुई बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महादलित आयोग के सदस्य राम नरेश राम ने की है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री और CM नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेता की लिस्ट में शामिल अशोक चौधरी ने कहा कि आज सांप्रदायिक शक्तियां देश को अस्थिर करने में लगी है तथा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। हम सबके नेता नीतीश कुमार ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए आज जरूरत है कि हम सभी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को और ताकत दें। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि 26 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटना पहुंच करके मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत देने के साथ साथ आरक्षण और संविधान विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।